Assalamu alaikum students, can you hear me? If you can hear me, please let me know through the chat box so that we can continue. I hope you can hear me now. Sorry, there was some problem, there was some disruption. That's why you people hear me. We are going to start with next section of dental cements. But before that, I would like to mention that I have received 8 assignments from the students till now. जो मैंने आपको परसों असाइनमेंट दी थी क्राउन ब्रिज और डिफरेंट प्रोस्थेसिस की डेफिनेशंस लिखने के लिए, अभी तक मुझे इसकी 8 असाइनमेंट्स मिली हैं. Rest of the students are still pending and they are still pending to submit their assignments. You all are due today. आज मुझे मिल जानी चाहिए. ठीक है जी. All of you are instructed to make a file of your assignments. इससे पहले जो मैंने आपकी assignment alloys और metals पे ली थी, आपने वो भी इसमें लगानी है. ठीक है. Metals और alloys पे इससे पहले जो मैंने आपको assignment दी थी, वो भी आपने फाइल में लगानी है. This is your second assignment. अपने पेज के ऊपर लिखिएगा सेकेंड असाइनमेंट D18, डेट लिखनी है. इसके बाद इसका टॉपिक लिखना है. जैसे आपका आज के असाइनमेंट का टॉपिक है प्रोस्थेसिस. जो स्टूडेंट्स मुझे भेज चुके हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन अब जो बाकी स्टूडेंट्स पेंडिंग है, मुझे टॉपिक, डेट और सेकेंड असाइनमेंट के टाइटल के नाम से अपनी असाइनमेंट्स सेंड करेंगे. ठीक है. यू ऑल हैव टू मेक अ फाइल ऑफ योर असाइनमेंट. और जब उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होगा तो फिर हम आपका ये पूरा फाइल रिकॉर्ड चेक करेंगे. ठीक है जी. वी आर नाउ गोइंग टू कंटिन्यू विद नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डेंटल सीमेंट्स which is about जिंक बेस्ड डेंटल सीमेंट्स. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सीमेंट्स को क्लासिफाई करने के डिफरेंट तरीके हैं, मगर उससे पहले कि आप में से कोई बच्चा टाइप करके मुझे ये बात बता सकता है कि व्हाट आर डेंटल सीमेंट्स. What do you mean by the word cement? I'm waiting for the response from the class. Right now we have 37 participants and I've asked a question from the class कि आप में से कौन बच्चा dental cements को या cement को define कर सकता है. बेशक अपने words में कीजिए, चाहे उसका purpose बताइए, लेकिन एक लाइन में मुझे बताइए कि dental cement या cements का dentistry में क्या काम है. What are cements in dentistry? आपको आवाज आ रही है मेरी? जिक्रा, they are used for restoration. जी सीरत, टेम्पररी रेस्टोरेशंस के लिए यूज होता है. सीमेंट की वर्ड से आपके जहन में क्या ख्याल आता है डेंटिस्ट्री में? जब हम कहीं बात करते हैं कि जिस चीज़ को सीमेंट करना है, तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ सीमेंट? Yes, you are right, Umair. We are using cements as bases, liners, fillings or adhesives. Cement is for the purpose of binding, joining. ठीक है, दो surfaces को join करने के लिए. Very good, Ikra. It's a binding material. We actually use cements to bind two surfaces. ठीक है जी. अच्छा, इंसुलेशन फिक्सेशन आप ये कह सकते हैं कि इंसुलेशन बैरियर्स हैं डेंटल सीमेंट्स. सारे नहीं होते, बेसेस और लाइनर्स हैं, दे आर इंसुलेशन बैरियर्स. ठीक है. So we actually divide or classify dental cements on the basis of their applications and on the basis of their main component. अगर हम main component के लिहाज से इनको classify करें तो we had zinc based cements and we had non zinc based cements. और अगर इनको classify करें according to the liquid formulation, तो हम कह सकते हैं कि they are composed of water based cements and oil based cements and resin cements. Cements किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सिरिंज में आते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, पेस्ट की फॉर्म में होते हैं या पाउडर लिक्विड की फॉर्म में होते हैं. जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ डेंटल सीमेंट्स? किस तरह से इनको मार्केट किया जाता है? बॉटल्स में है आपके ख्याल में, या पेस्ट की फॉर्म में है, या लिक्विड की फॉर्म में है, या पाउडर लिक्विड फॉर्म में?
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसकी बेसिक फॉर्मुलेशन क्या है। जी, दे आर अवेलेबल एज पाउडर लीड सिस्टम। लिक्विड में या तो एसिड होता है या फिर आयनाइज्ड वाटर होता है, ठीक है, या फिर ये होता है कि लिक्विड में, और लिक्विड का जो कंपोनेंट है उस लिक्विड एसिड को फ्रीज और ड्राई करके पाउडर के साथ ही ग्राइंड कर देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि इस पाउडर को सिर्फ पानी के साथ मिक्स कर लें। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जिंक बेस्ड सीमेंट्स। दूसरी जो कैटेगरी थी हमारे पास वो नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स की थी, उसके हम अभी बात नहीं कर रहे। वी आर स्टार्टिंग विद जिंक बेस्ड डेंटल सीमेंट्स, ठीक है जी। जिंक बेस्ड डेंटल सीमेंट्स में हमारे पास 3 तरह के सीमेंट्स आते हैं। We have zinc phosphate, we have zinc polycarboxylate, and we have zinc oxide eugenol cement. Zinc phos cement is oldest of known cements. इसको एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ओल्डेस्ट सीमेंट का मतलब है कि ये सबसे पहले बना था और ये वो सीमेंट है जिसको स्टैंडर्ड समझा जाता है कि इसकी बेस पर या इसकी प्रॉपर्टीज को देख से उस फ्लॉ को ओवरकम या कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने नए सीमेंट्स बनाए। और अगर उसकी कोई अच्छी बात थी, उस अच्छी प्रॉपर्टी को जहन में रखते हुए उन्होंने अगले सीमेंट्स बनाए कि उनमें वो अच्छी प्रॉपर्टी ज़रूर मौजूद हो, बल्कि थोड़ी सी इन्हेंस्ड हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जिंक सीमेंट। इट्स अवेलेबल एज पाउडर, येलोइश और क्रीमिश पाउडर, ठीक है। क्लियर लिक्विड होता है इसका, बिल्कुल क्लियर लिक्विड होता है, क्रीमिश नहीं होता। अच्छा, इस वक्त सीरत अगर आपके पास, उम्मीद आपके पास कोई अगर असाइनमेंट्स आ रही हैं इस वक्त मुझे प्लीज़ सेंड मत कीजिए, ठीक है। वी आर इन द लेक्चर राइट नाउ, आई विल चेक देम आफ्टरवर्ड्स। और आप भी मुझे लेक्चर के बाद 11 बजे इनको सेंड करें, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 सीमेंट्स आते हैं। टाइप 1 सीमेंट्स जो हैं वो ल्यूटिंग सीमेंट्स हैं, दे आर इन थिन कंसिस्टेंसी, ठीक है जी, थिन कंसिस्टेंसी में हैं। और इनमें आप ये देख लीजिए कि इनको ल्यूटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सेकंड टाइप के सीमेंट्स हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, उनकी फिल्म थिकनेस जो है वो 40 माइक्रोमीटर्स तक है एंड दे आर यूज्ड फॉर बेसिस एंड रेस्टोरेशन। अच्छा, 40 माइक्रोमीटर्स थिकनेस का इसमें मतलब ये है कि ये वो सीमेंट्स हैं जो बेसिस और रेस्टोरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका इनका पार्टिकल साइज भी ज़्यादा होता है और इनकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है। फिल्म थिकनेस का मतलब ये है कि एक मटेरियल की कितनी थिकनेस है कि आप उसकी मिनिमम कितनी लेयर लगा सकते हैं। जैसे एक टूथपेस्ट है, आप बहुत भी करें तो अगर आप उसको स्पैचुला से स्क्रैच करके लगाएं तो आप उसकी काफ़ी थिन लेयर लगा सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ग्लू है या इस तरह का कोई थिक मटेरियल है और अगर आप उसको स्क्रैच करके स्पैचुला से थिनेस्ट लेयर भी लगाना चाहें तो उसकी थिनेस्ट लेयर भी आपकी टूथपेस्ट की थिनेस्ट लेयर से मोटी होगी, ज़रा ज़्यादा थिक होगी। सो दिस इज कॉल्ड फिल्म थिकनेस। फिल्म थिकनेस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर एमसीक्यूज कि वो पूछते हैं कि जी जनरली ल्यूटिंग सीमेंट्स की फिल्म थिकनेस कितनी होती है और जनरली बेसिस के लिए इस्तेमाल होने वाले सीमेंट्स की फिल्म थिकनेस कितनी होती है। So the cements which are used as luting cements, generally and ideally the thickness should be 25 micrometer, and those cements which are used for the purpose of base or restoration, the thickness should be 40 micrometers. ठीक है जी। Here is the general composition of zinc phosphate cements. Zinc है तो यकीनन इसमें zinc होगा, zinc oxide होगा। Phosphate है तो they have phosphoric liquid plus phosphoric acid in water, which is about 33% in the liquid. पाउडर में इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स हैं जो एक्चुअली बाकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करते हैं। वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड जो टेम्परेचर ऑफ कैल्सिनेशन को रिड्यूस करता है। कैल्सिनेशन फैब्रिकेशन का प्रोसेस है। फैब्रिकेशन प्रोसेस में ये होता है कि किसी भी मटेरियल को उसकी सॉलिड फॉर्म में उसको गर्म किया जाता है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि उसमें से वाटर रिमूव हो जाए और पीछे सिर्फ पाउडर बच जाए। इस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसमें कैल्सिनेशन में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव किया जाता है, यानी सिर्फ क्रिस्टल्स बच जाते हैं और पानी को सारे का सारे इवेपोरेट कर लिया जाता है।
ये पानी फिर वो लिक्विड के साथ बॉटल में बाद में साथ में देते हैं कि आप उस वक्त इसको मिक्स करें, क्योंकि अगर पाउडर कंसिस्टेंसी में उसी वक्त पानी आ जाएगा तो इसमें सीपेज हो जाएगी और आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते। देन वी हैव बिस्मुथ ट्राइऑक्साइड जो स्मूथनेस देता है। देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच प्रोवाइड फिलर्स विच प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड विस्कोसिटी टू द सीमेंट। फिलर्स हमेशा जहाँ भी इस्तेमाल होते हैं। मैं बेटा अब मैंने इस वक्त स्लाइड नंबर 3 स्टार्ट की है। लेट मी चेक, दिस इज स्लाइड नंबर 2, दिस इज स्लाइड नंबर, ये देखिए, दिस इज आवर टाइटल स्लाइड, दिस इज स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 एंड नाउ वी हैव स्लाइड नंबर 4। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ स्लाइड नंबर 5 की कर रही हूँ। आपके सामने इस वक्त स्लाइड नंबर 5 विजिबल है। वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा अच्छा, लेट मी चेक, लेट मी सी। इरशाद, स्लाइड्स मूव नहीं करेंगी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्लाइड्स मूव नहीं कर रही। स्टूडेंट्स कह रहे हैं स्लाइड्स मूव नहीं कर रही। मैं तो 5th स्लाइड पर हूँ ना, उनके सामने स्लाइड्स नहीं आ रही। राइट नाउ वी आर एट द स्लाइड ऑफ कंपोजिशन ऑफ डेंटल जिंक फॉस्फेट डेंटल सीमेंट्स। अगर आपको नहीं नजर आ रही तो आप बताइए। ये अगली स्लाइड्स है ना, पीछे बैक में जाना था। यहाँ से हो रही है, वहाँ स्टूडेंट्स कह रही है कि नहीं। Please students, we are changing the slides. Can you see us? Can you observe the change कि हम इस वक्त स्लाइड्स चेंज कर रहे हैं? आप अगर चेक कर सकते हैं तो मुझे प्लीज बताइए। आपके सामने इस वक्त कंपोजिशन की स्लाइड होनी चाहिए। स्लाइड चेंज हो रही है, स्लाइड अच्छा, वी आर ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज वेट अ मिनट, वी आर ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। आपको अगर कंपोजिशन ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट की स्लाइड नंबर 2 पे स्टक हुआ होगा। हाँ भाई, Probably there's some problem with the internet connection. आपको जैसी कंपोजिशन ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट की स्लाइड नजर आए तो प्लीज मुझे बताइए। स्लाइड नंबर 5। ओके, ठीक है जी, वी आर नाउ कंटिन्यूइंग विद कंपोजिशन ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट। पिछली स्लाइड में रिपीट कर देती हूँ कि हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट को जब क्लासिफाई करते हैं, हाँ ठीक है, कंपोजिशन की शो हो रही है, लेकिन मैं पिछली स्लाइड दोबारा आपके लिए इसलिए लगा रही हूँ कि आपने इसको मिस किया है। हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट को जब क्लासिफाई करते हैं तो वो ADA स्पेसिफिकेशन नंबर 8 के हिसाब से करते हैं। ADA इज अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। इन्होंने हर मटेरियल के लिए, डेंटल एसोसिएशन ने हर मटेरियल के लिए अलग स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, जिसमें लिखा होता है कि उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसको ऐसा होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू ADA स्पेसिफिकेशन नंबर 8, दे आर क्लासिफाइड एज ल्यूटिंग सीमेंट एंड दे आर क्लासिफाइड एज बेसिस। ठीक है, ल्यूटिंग सीमेंट्स की फिल्म थिकनेस 25 माइक्रोमीटर है और बेसिस की फिल्म थिकनेस 40 माइक्रोमीटर है। द पार्टिकल साइज ऑफ बेसिस इज मोर देन द ल्यूटिंग सीमेंट, और बेसिस हमेशा थिक कंसिस्टेंसी में यूज़ की जाती है और ल्यूटिंग सीमेंट्स जो है वो हमेशा थिन कंसिस्टेंसी में इस्तेमाल होते हैं। यही वाले जो हैं जो बेसिस के लिए और जिनकी फिल्म थिकनेस 40 माइक्रोमीटर्स है, ये वो सीमेंट्स हैं जो बेस और रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि जिंक फॉस्फेट को लाइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है जी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सीमेंट।
Composition अगर हम देखें तो they have powder and liquid. Powder में we have zinc oxide which is the main component, and since the name indicates it has phosphate, तो phosphoric acid is present in the liquid. Phosphoric acid diluted है, it's in water 33%. ठीक है जी. देन देयर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैं आपको बता रही थी कि ये सीमेंट कैल्सिनेशन से बनता है. कैल्सिनेशन आपने लिटरेचर में पढ़ी थी कि पाउडर पार्टिकल्स को ग्राइंड करके हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और उसमें से पानी को या मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है, और वो पानी या वो मॉइस्चर बाद में कहा जाता है कि जब आप मिक्सिंग करें तो उस वक्त उसमें ऐड करें. ठीक है. अगर जाहिर है पानी उसमें ऑलरेडी मौजूद होगा तो फिर आप ये कि सीमेंट को नहीं लगा सकती, वो तो पहले ही हार्ड हो जाएगा बॉटल के अंदर. तो आपने तो पेशेंट के मुंह में इसको प्लास्टिक या फ्लोई स्टेट में लगाना है. दैट्स व्हाई दे रिमूव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थ्रू द प्रोसेस विच इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. ठीक है. कैल्सिनेशन के टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये डालते हैं जिस वजह से टेम्परेचर जो ज़रा कम हो जाता है, यानी कम टेम्परेचर पे वाटर रिमूव होना शुरू करता है. देन देयर इज बिस्मुथ ट्राइऑक्साइड व्हिच प्रोवाइड्स स्मूथनेस. सिलिकॉन डाइऑक्साइड व्हिच इज अ फिलर. फिलर का मतलब ये कि सीमेंट को स्ट्रेंथ दे रहा है. एंड देन देयर इज टेरेस फ्लोराइड व्हिच इज अ सोर्स ऑफ फ्लोराइड. आपको पता है कि हमारे पास टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं, इस तरह कुछ रेस्टोरेटिव मटेरियल्स भी हैं जो थोड़ी सी फ्लोराइड रिलीज करते हैं. जिंक फॉस्फेट से जो फ्लोराइड रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट स्टिल इट हैज़ फ्लोराइड. फ्लोराइड आपको पता है कि एनामल रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है और केरीज को डेवलप होने से रोकता है. एंड लिक्विड भी है फॉस्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम, जिंक एंड देयर कंपाउंड्स. ठीक है. सिंस फॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दीज बफरिंग एजेंट्स जो हैं ये, और ये जिंक और एल्यूमिनियम वगैरह जो है ये न्यूट्रलाइज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. प्लस जो ये सारे एल्यूमिनियम और जिंक वगैरह हैं इनकी वजह से ग्रैन्यूल्स नहीं बनते. ठीक है जी. रोल ऑफ वाटर इन जिंक फॉस्फेट सीमेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आया हुआ है. वाटर लिक्विड की आयनाइजेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि आपने देखा कि इसके लिक्विड में जो एसिड इट्स प्रेजेंट इन वाटर, सो वाटर इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन. किस स्पीड पे रिएक्शन चलेगा, किस स्पीड पे केमिकल रिएक्शन होगा, उस चीज़ को कंट्रोल करता है वाटर और मॉइस्चर. अगर आप इसमें पानी, अगर आप इसको मिक्स करते हुए, अगर आप देखें कि आप किसी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में इसको मिक्स कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये मिक्स होगा अगर हवा में नमी है. ठीक है. और जिन एरियाज़ में बहुत ड्राइनेस होती है, जैसे एसी लगा हुआ है और आपको लगता है कि वहाँ वेदर ऑलरेडी ड्राई है, तो अगर आप वहाँ इसको मिक्स करेंगे तो फिर सेटिंग रिएक्शन बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे तो जो वाटर एज अ रिएक्शन मीडियम वो आप उसको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. हम सेटिंग केमिस्ट्री देखें तो होता है कि जो पाउडर और लिक्विड, पाउडर जिंक फॉस्फेट का पाउडर और लिक्विड का फॉस्फोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक फॉस्फेट बनता है. ये जिंक फॉस्फेट बाद में जो बफरिंग एजेंट्स से लिक्विड में एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह उनके साथ रिएक्ट करके जिंक एल्यूमिनो फॉस्फेट जेल बना देते हैं. ठीक है. मैंने आपको पहले बताया कि जिंक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड मेन कंपोनेंट है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे मॉडिफायर्स हैं. इट्स एन एसिड बेस्ड रिएक्शन. 90% सीमेंट्स में सेटिंग रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, और जब पाउडर लिक्विड के पार्टिकल्स को अटैक करता है तो जिंक आयंस रिलीज होते हैं. ठीक है जी. एल्यूमिनियम जो है वो जो कि लिक्विड में था वो और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो जो जिंक आयंस रिलीज हुए थे उसके साथ जो है लिक्विड का जिंक और एल्यूमिनियम और फॉस्फोरिक एसिड मिक्स होकर एल्यूमिनो फॉस्फेट जेल बना देता है. मैं आपको फिर बता देती हूँ, इसका नाम जिंक ऑक्साइड फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट सीमेंट है. तो जिंक ऑक्साइड हमारे पास पाउडर में है एंड वी हैव फॉस्फोरिक एसिड इन द लिक्विड. ये दोनों रिएक्ट करके फाइनली जिंक एल्यूमिनो फॉस्फेट जेल बना देते हैं. एल्यूमिनियम जो है वो भी लिक्विड में मौजूद होता है जो कि बफरिंग एक्शन देता है. ठीक है. अगर हम इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो होता है कि सेट सीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें एक सेंटर में एक मैट्रिक्स है जिंक एल्यूमिनो फॉस्फेट का, जो स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है, जो सेट हुआ हुआ है, जो हार्ड हुआ हुआ है, और उसके आसपास जिंक ऑक्साइड के अनरिएक्टेड पार्टिकल्स होते हैं. अनरिएक्टेड पार्टिकल्स हमेशा रहते हैं डेंटल मटेरियल्स में, वो रहते इसलिए हैं कि उस वक्त हम इनको मिक्स करके पेस्ट की फॉर्म में पेशेंट के मुंह में डाल रहे होते हैं तो वो इन अनरिएक्टेड पार्टिकल की वजह से होता है. अगर आपका सारे का सारा जो मैट्रिक्स है वो पूरे का पूरा बन जाएगा जिंक एल्यूमिनियम फॉस्फेट, यानी सारे का सारा जिंक फॉस्फेट पूरे के पूरे फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट मैट्रिक्स बना देगा और उसमें कोई अनरिएक्टेड पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, तो फिर आप पेशेंट के मुंह में फिलिंग नहीं कर सकते. वो मिक्स करते ही हार्ड हो जाएगा और आप उसको पेशेंट के मुंह में नहीं डाल सकेंगे, ना हार्ड कर सकेंगे, ना फॉर्म दे सकेंगे, ना शेप दे सकेंगे.
अच्छा, इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो मैंने कहा था रोल ऑफ वाटर, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का वो है मैनिपुलेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड सीमेंट, जिंक फॉस्फेट सीमेंट। इसकी मैनिपुलेशन, इसको मिक्स कैसे किया जाता है? लेट मी चेक द पिक्चर। अच्छा, इसमें जिंक फॉस्फेट की पिक्चर मेरे पास नहीं, इस तरह की फॉर्मुलेशन में जिंक फॉस्फेट की आते हैं आपके सामने। स्लाइड तो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की है, लेकिन जस्ट इग्नोर द नेम, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ। इस तरह पाउडर में जिंक फॉस्फेट का पाउडर होता है और इससे लिक्विड की फॉर्म में इस तरह की बोतल होती है और एक छोटा सा स्पैचुला उन्होंने साथ दिया हुआ होता है। ठीक है जी, इसमें फिर ये होता है कि आप सबसे पहले पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं 2:1, 2 पार्ट्स ऑफ पाउडर एंड 1 पार्ट ऑफ लिक्विड। ये हम बेसिस के लिए इस्तेमाल करें। जो ल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं उनके पार्टिकल साइज स्मॉल होता है और अमूमन मैन्युफैक्चरर ने ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने कितना पाउडर डालना है और कितना लिक्विड डालना है। जब पाउडर और लिक्विड को मिक्स करने से पहले होता ये है कि एक ग्लास स्लैब के ऊपर पाउडर की 4 से 5 इंक्रीमेंट बना लिए जाते हैं। यानी अगर आपने 2 स्कूप पाउडर डाला है, उन 2 स्कूप्स को आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 4 से 5 हिस्सों में। ठीक है, आप जब मिक्सिंग करना शुरू करेंगे तो आप 1 बाय 1 हर इंक्रीमेंट उसमें मिक्स करेंगे और ओवर द लार्जर एरिया ऑफ स्लैब उसको मिक्स करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व करेंगे राउंड सर्कुलर मोशन में। उसका रीज़न ये है क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इस तरह से उसको फैला के मिक्स करते हैं तो हीट डिसिपेट होती है। आपने देखा जब कोई गर्म चीज़ होती है, कोई गर्म बैटर होता है, तो उसको ओपन ट्रे में एक खुली सरफेस पे डाला जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए। इसका भी यही रीज़न है कि हीट डिसिपेट करने के लिए और एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लंबे एरिया पर उसको मिक्स किया जाता है। एक एक करके सारे पाउडर के इंक्रीमेंट्स लिक्विड में ऐड किए जाते हैं इवेंचुअली कि आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी का सीमेंट मिल जाए। स्मूथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब उसको स्पैचुला से उठाएं तो वो आराम से उठ जाए, पेशेंट की मुंह में आप उसको आराम से लगा सकें। बहुत कोई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। These are the usual factors which affect the setting time of zinc phosphate cement। एक तो पाउडर लिक्विड रेशो, डेफिनेटली अगर आप लिक्विड ज़्यादा डालेंगे तो आपको ज़्यादा देर लगेगी मिक्सिंग में, और अगर आप लिक्विड ज़्यादा डाल देंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पाउडर को लिक्विड में ऐड करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम मिल जाएगा उस पर काम करने के, लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से ऐड करेंगे तो ग्रैन्यूल्स बन जाएगा प्रॉपर मिक्स। देन स्पैचुलेशन टाइम लंबा, अगर आप स्पैचुलेशन करेंगे तो इट विल ब्रेक द फॉर्म्ड मैट्रिक्स। ठीक है, चीज़ आपने जिप्सम में पढ़ी थी, कैल्सिनेशन था। अगर आप उसको बहुत लंबे अरसे के लिए उसको स्पैचुलेट करें और मिक्स करें तो क्रिस्टल्स टूट जाते थे और वो फिर सेटिंग नहीं होती। मिक्सिंग स्लैब, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें इसको मिक्स करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी मिक्सिंग स्लैब का जो टेक्सचर है वो इम्पोर्टेंट है। यानी जिस बर्तन में आप जिस स्लैब कर रहे हैं, इट्स बेटर को रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रख दें आधे घंटे के लिए। उसको फ्रीजर में आधे घंटे रखने से वो ठंडा हो जाएगा एंड यू कैन हैव अ मिक्सचर इजीली। वरना होता ही है कि अगर आप उसको फ्रीजिंग स्लैब पे नहीं रखेंगे, उसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब उसको मिक्स करेंगे तो बहुत तेज़ी से वो मिक्स हो जाएगा और उसमें जो हीट है वो डिसिपेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी मिक्सिंग स्लैब को ठंडा कर लें तो फिर आपको एक लंबा सेटिंग टाइम मिल जाएगा। आप उसको ज़्यादा देर तक आराम से मिक्स कर सकते हैं। आपको जल्दी नहीं है, ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं तो उनको प्रॉपर थॉरली मिक्स करें, फिर आराम से पेशेंट के मुंह में डालें। हम प्रॉपर्टीज़ में देखें तो इनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये स्टिफ सीमेंट्स होते हैं मगर ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इतने ज़्यादा ब्रिटल नहीं होते, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए इनको एमालगम के नीचे एज बेस इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब एमालगम को ऊपर से कंडेंस किया जाता है कंडेंसर से, तो नीचे जिंक फॉस्फेट जो है उस स्ट्रेस को बेयर कर लेता है। अगर हम प्रॉपर वाटर पाउडर रेशो लें तो ये सीमेंट सलाइवा में या ओरल फ्लूइड्स में सॉल्युबल नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। सेट सीमेंट की जो पीएच है दैट इज इनिशियली लो, 3 to 4 तक है 24 आवर्स तक। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर डीप कैविटीज़ हैं, किसी पेशेंट के मुंह में बहुत डीप फिलिंग है और आपको लगता है कि वो बिल्कुल पल्प के करीब है, ज़ाहिर है अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे और आप तब तक पेशेंट्स पे काम करना शुरू हो चुके होंगे, उस वक्त आप इस चीज़ को असेस कर लेते हैं कि ये फिलिंग इतनी डीप है कि ये बिल्कुल पल्प के पास है। ऐसे केसेस में सीमेंट को इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसकी वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी हो सकती है। Zinc phosphate cement is used as a luting of permanent restoration. It is used as a base
It is used for cementation of orthodontic bands and brackets, and it is used as a temporary restoration. Luting का मतलब है कि हम क्राउन और ब्रिज को पेशेंट के दांत के साथ लगाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, बाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एज अ बेस ये इंसुलेटर के तौर पे रिएक्ट करता है, एंड एज अगर आप देखें कि सीमेंटेशन के लिए सीमेंटिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स, ठीक है जी। प्लस अगर हम इसको देखें तो आप ये देखेंगे कि इन सीमेंट्स में इनको हम टेम्प्रेरी रेस्टोरेशंस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इनको हम लाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इनका पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है जी। सो वी कैन नॉट यूज देम एज लाइनिंग सीमेंट्स। Advantages: they have good strength, they have good working properties, they have good strength, they have good working properties, ठीक है। आप देखें तो इन पे आपको काम करना आसान है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी, इनकी वर्किंग प्रॉपर्टीज अच्छी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनमें इनिशियल एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है जी। प्लस ये ब्रिटल हैं, जल्दी टूट जाते हैं, अगर इनको आप बहुत थिक सेक्शन में मिक्स करें तो ये जल्दी टूट जाते हैं। इनकी इनिशियल एसिडिटी भी ज़्यादा होती है बिकॉज दे हैव फॉस्फोरिक एसिड। इनकी जो मिक्सिंग है दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, और इनको बहुत देख सोच के मिक्स करना पड़ता है, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट सीमेंट जो है हमारे आज के हिसाब से दैट वाज जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। एक तो हमने जिंक फॉस्फेट सीमेंट पढ़ा है, अब दूसरा जो सीमेंट है दैट इज जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जो है इट इज आल्सो कॉल्ड जिंक पॉलीएक्रिलेट सीमेंट, ठीक है जी। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट का मतलब है कि दे हैव जिंक ऑक्साइड इन द पाउडर एंड दे हैव पॉलीएक्रिलिक एसिड इन द लिक्विड, ठीक है जी। पॉलीएक्रिलिक एसिड को पॉलीकार्बोक्सिलेट या पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, या पॉलीएक्रिलेट भी कहते हैं, या पॉलीएक्रिलिक एसिड भी कहते हैं। It's the first cement which was developed with an adhesive bond with the tooth. Adhesive bond with the tooth का मतलब ये है कि ये वो सीमेंट्स हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी थी कि ये दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकते थे। इनका कोई एक कंपोनेंट ऐसा था दांत के एनामल या डेंटिन, या भी हम देखते हैं किसके साथ, किसी के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाता था, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता था कि दांत का कोई आयन और इनका कोई आयन आपस में रिएक्ट करता था केमिकली और एक आयन ब्रिज बन जाता था। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट भी अगर हम देखें तो इट्स अवेलेबल एज पाउडर एंड इट्स अवेलेबल एज लिक्विड। इसको मिक्सिंग पैड पे या मिक्सिंग स्लैब पे मिक्स किया जाता है। पाउडर इज अ वाइट पाउडर एंड लिक्विड इज अ क्लियर सिरपी लिक्विड। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो वी हैव पाउडर एंड वी हैव लिक्विड। In powder, we have zinc oxide with magnesium oxide, which is the main component. Then it has stannic acid and other oxides. ठीक है, stannic acid जो बाकी oxides हैं, ये सब के सब जो हैं वो oxides हैं और ये modifiers हैं। इनकी different properties को modify करते हैं, ठीक है। इसमें फिर stannous fluoride है। फ्लोराइड भी आप इसमें देखें तो इसकी एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी है। फ्लोराइड आपने देखा था कि फॉस्फेट में भी है, जिंक फॉस्फेट में भी है, ठीक है। और फ्लोराइड इसमें भी है। एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जिन रेस्टोरेशंस में फ्लोराइड होता है उनमें से वो फ्लोराइड विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा सा रिमूव या रिलीज होता रहता है। उस रिलीज ऑफ फ्लोराइड की वजह से हमें रीमिनरलाइजेशन इफेक्ट मिलता है, यानी कि पेशेंट ने कोई शुगरी डाइट ली है और उसने ब्रश नहीं किया, मुंह का पीएच डाउन हो गया, बहुत कम हो गया, और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स बिकॉज ऑफ दैट fluoride release from the restoration, the patient is now getting the protection from caries, ठीक है जी। इट्स बिकॉज ऑफ फ्लोराइड। और फ्लोराइड इसलिए भी ऐड किया जाता है कि जब हम इसको मिक्स करते हैं तो इसका फ्लो बहुत अच्छा आता है, इट्स बिकॉज ऑफ फ्लोराइड। लिक्विड में अगर हम देखें तो इसमें पॉलीएक्रिलिक एसिड है और इसमें
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका कोपॉलीमर भी होता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप मेन कंपोनेंट्स याद करें तो इसमें जिंक ऑक्साइड है विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड वी हैव पॉलीएक्रिलिक एसिड इन द लिक्विड, ठीक है जी। If you see the composition of zinc polycarboxylate cements, तो इसमें आप देखेंगे कि they are water settable cements, ठीक है जी। ये वाटर सेटेबल सीमेंट्स है, इनका भी रिएक्शन रेट जो है वो वाटर ही कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर होता ये है कि उन्होंने पॉली एसिड जो है पॉलीएक्रिलिक एसिड इसको फ्रीज करके ड्राई करके उसको उन्होंने डाला हुआ होता है पाउडर में, और पाउडर में हमारे पास जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। आप ये समझ लें कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर इसका पाउडर भी है और इसका जो लिक्विड है उसका कुछ पार्ट जो है वो भी फ्रीज करके और ड्राई करके इसमें मिक्स किया गया है। जिसका लिक्विड सेक्शन है इसमें पॉलीएक्रिलिक एसिड वाटर के साथ होता है, ठीक है। और ज़्यादातर वो उसके साथ डीआयोनाइज्ड वाटर देते हैं और सोडियम हाइपोफॉस्फेट का एक वीक सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर रिएक्शन मीडियम है, ठीक है। पॉलीएक्रिलिक एसिड उन्होंने पाउडर में डाल दिया हुआ है और वाटर जो है हाइपोफॉस्फेट के साथ वो उन्होंने लिक्विड में डाला। तो वंस यू मिक्स इट, आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से मिक्स करते हैं मिक्सिंग स्लैब के ऊपर। एक मिक्सिंग स्लैब आपके पास, आपने देखा हो तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में थी, और एक आपके पास मिक्सिंग स्पैचुला था, ठीक है जी। आप इस तरह लिक्विड एक तरफ डालते हैं और पाउडर के इंक्रीमेंट्स बना देते हैं। विल मेक 3 इंक्रीमेंट्स। पाउडर लिक्विड रेशो जो 1.5:1 है, यानी अगर आप 1.5 पार्ट 1.5 पार्ट पाउडर ले रहे हैं तो 1 पार्ट आप लिक्विड लें, उसको 3 पार्ट्स में इंक्रीमेंट्स में मिक्स कर दें और 1 by 1 जो है उस इंक्रीमेंट को उसमें मिक्स करें। जिंक फॉस्फेट पे याद रखिए आपने 5 इंक्रीमेंट्स बनाए थे, इसमें आप सिर्फ 3 बना रहे हैं। बल्क में मिक्स करें, यानी ये इंक्रीमेंट्स बड़े हैं। जिंक फॉस्फेट की केस में जो इंक्रीमेंट्स बनते हैं वो ज़रा छोटे होते हैं। इनको मिक्स करें 1 by 1 और 1 by 1 मिक्स करके इनका एक अच्छा सा बल्क बना लें, ठीक है। और जब ये सीमेंट अभी शाइनी होता है तो उसको फ़ौरन से आप पेशेंट के मुंह में इंसर्ट कर दें और वहाँ आप फिलिंग कर लें। लेकिन वंस ये कि अगर सीमेंट ड्राई होना शुरू हो जाए और रफ होना शुरू हो जाए, शाइनी अपीयरेंस खत्म होना शुरू हो जाए, तो उसमें ये होता है कि इसके रिएक्टिव आइंस कम होना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त अगर आप इसको लगाएंगे तो ये पेशेंट के मुंह में दांत के साथ इतना अच्छा अडैप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा बॉन्ड करे पेशेंट के दांत के साथ आपकी फिलिंग बाद बनाने के लिए, तो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप इसको मिक्स करते ही फ़ौरन जो है 1 मिनट के बाद लगा लें और 5 मिनट से पहले पहले इसको लगाएं। सेटिंग रिएक्शन, जब भी पाउडर और लिक्विड को मिक्स किया जाता है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट में, वो जब भी पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उसमें से जिंक, मैग्नीशियम और टिन आयंस रिलीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्टेनस भी था पाउडर में, मैग्नीशियम भी था और जिंक भी था, तो मिक्स होकर जितना मिक्स हो सकता है वो हो जाते हैं, बाकी जो अनरिएक्टेड आयंस है वो रिलीज हो जाते हैं। ये अनरिएक्टेड आयंस जो हैं वो पॉलीएक्रिलिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप को जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है जी। इससे चेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। मल्टीपल पॉलीमर चेन्स जब आपस में अटैच होती हैं तो वो क्रॉस लिंक हो जाती है, और जैसे जैसे क्रॉस लिंकिंग बढ़ती जाती है तो आपका सेट मैट्रिक्स बढ़ता जाता है और आपके पास सेट सीमेंट आता है। मेरी बात याद रखिए कि जो पॉलीमर या जो मटीरियल अगर आप कहीं पढ़ते हैं हाईली क्रॉस लिंक, तो इसका मतलब है वो हाईली विस्कस होगा। इसका ये मतलब है कि उसमें मल्टीपल पॉलीमर चेन्स होंगे जो आपस में अटैच्ड हैं या बॉन्ड हैं। तो हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर्स या हाईली क्रॉस लिंक मटीरियल्स आर वेरी विस्कस एंड दे आर वेरी थिक, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस लिंकिंग उनको स्ट्रेंथ देती है और ये क्रॉस लिंकिंग उनकी विस्कोसिटी बढ़ाती है। ये सीमेंट बहुत ज़्यादा थिक है, और थिक सीमेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इसको मिक्स करते हैं तो इस स्पैचुला के साथ ही चिपक जाता है, इसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। If you take a look on the properties of zinc polycarboxylate cement, they have different properties. तो इनकी प्रॉपर्टीज आप देखिए, ये ज़रा अनयूजुअल है और ये याद करने वाली है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्योंकि ये वो वाली प्रॉपर्टीज है जो दूसरे सीमेंट्स में कम है। पहली बात तो ये है कि दे मेक अ केमिकल बॉन्ड विद द टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एनामल के हाइड्रोक्सी एपिटाइट कैल्शियम के साथ, क्रिस्टल्स के कैल्शियम्स के साथ मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाता है। 90% जो मटीरियल्स डेंटिस्ट्री में बॉन्ड करते हैं वो एनामल के हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स के कैल्शियम के साथ करते हैं, ठीक है जी। फिर सूडोप्लास्टिसिटी, सीमेंट इज सूडोप्लास्टिक। इसका ये मतलब है कि जब आप इसको स्पैचुला के साथ प्रेस करते हैं ग्लास स्लैब के ऊपर, ये वाला इसको प्रेस करेंगे तो ये थिन हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, लेकिन जब जैसे आप इस स्पैचुला उठा लेंगे तो आपका सीमेंट दोबारा से थिक हो जाएगा।
ठीक है। तो होता ये है कि अगर आप इसको अच्छा स्पैचुलेट करें, उस वक्त मिक्सिंग अच्छी करें, तो उस वक्त ये ज़रा सा थिन हो जाता है और पेशेंट के मुंह में इसको डालना, लगाना और फॉर्म या शेप देना आसान हो जाता है। ठीक है, वहाँ जाके दोबारा से हार्ड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक दफ़ा ये सेट या हार्ड हो जाए तो ग्लास स्लैब को स्पैचुला को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स रियली डिफिकल्ट टू क्लीन द स्पैचुला। ठीक है, और अगर एक्सेस सीमेंट लग गया है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तब उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सीमेंट हैज़ एक्सीलेंट बायोकम्पैटिबिलिटी, बहुत बायोकम्पैटिबल है क्योंकि वैसे दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है। इसमें भी आप देखिए एसिड है, पॉली एक्रिलिक एसिड है, लेकिन पॉली एक्रिलिक एसिड जो है वो जो है वो आप ये कह लीजिए कि इसका जो पीएच है इट इज़ 1.7। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें हम जब मिक्स करते हैं तो पाउडर में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो वो इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और जैसे हम उसको मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के दौरान ही ये सीमेंट न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये बहुत डीप कैविटीज में भी हम लगा सकते हैं क्योंकि बेशक इसका पीएच 1.7 है इसके लिक्विड का, विच इज़ हाईली एसिडिक, लेकिन इस एसिड लिक्विड के मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है। अगर आप इसको पल्प के करीब की कैविटी में भी लगा देंगे तो ये डेंटिन के बैरियर को क्रॉस करके पल्प तक नहीं जा सकता। डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये पल्प तक नहीं जा सकता। पेशेंट कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि मुझे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट आपने लगाया था तो मुझे सेंसिटिविटी हो, लेकिन जिंक फॉस्फेट के केस में ऐसा होता है, इसलिए हम जिंक फॉस्फेट को बहुत ज़्यादा थिक डीप कैविटीज़ में इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ यू टेक अ लुक ऑन द यूजेस ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, तो ये कैविटी लाइनर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स और ब्रैकेट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और बेसिस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको ये बात याद आएगी मेरी कि मैंने आपको ये बताया था कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो है, जो हमने अभी पढ़ा है, उनका पार्टिकल साइज उनका भी बड़ा है लेकिन उनका एसिड थिक है, उनको कैविटी लाइनर इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैविटी लाइनर जो सीमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो पल्प के बहुत करीब होते हैं। इस तरह जितने भी सीमेंट्स हैं जिनमें एसिड है और वो एसिड जो है वो डेंजरस है या वो हाईली एसिडिक है, उन सारे सीमेंट्स को हम पल्प के करीब इस्तेमाल नहीं करते। और जो भी सीमेंट हम कहते हैं कि जिसका लिक्विड जो है वो हाईली एसिडिक है, तो हम वो सारे सीमेंट्स एज लाइनर्स इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि लाइनर्स पल्प के करीब होते हैं। और अगर आप लाइनर्स वाले सीमेंट्स को पल्प, अगर आप हाईली एसिडिक सीमेंट्स को पल्प के करीब इस्तेमाल करें तो पेशेंट विल डेफिनेटली कंप्लेन ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है जी, अगर हम इनके पहले एडवांटेजेस देख लें तो एडवांटेजेस में, यूजेस इज द रॉन्ग हेडिंग हेयर, एडवांटेजेस में देख लें तो दे आर नॉन इरिटेंट टू पल्प। पल्प को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई पेन नहीं है। फिर ये कि ये दांत के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से बहुत थिक लेयर्स नहीं लगानी पड़ती हैं आपको। आप थोड़ी लेयर भी लगा देंगे वो फौरन जाके बॉन्ड कर लेगा। फिर ये फ्लोराइड रिलीज करता है विच गिव्स द एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, एंटी कैरीज इफेक्ट। डिसएडवांटेजेस में देखें तो दे आर डिफिकल्ट टू मिक्स ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। थिक ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है इनकी, तो दे आर हाईली विस्कस। इनकी वाटर पाउडर लिक्विड रेशो कम है। ठीक है, पाउडर कम होता है, आप देखें 1.5 पार्ट्स पाउडर है और 1 पार्ट लिक्विड है। जिंक फॉस्फेट में आपने देखा था कि 2 पार्ट्स पाउडर है और 1 पार्ट लिक्विड है। अब चूंकि इसका पाउडर और लिक्विड करीब करीब है, 1.5 पाउडर एंड 1 इज लिक्विड, उसमें ये होता है कि सीमेंट फिर सॉल्युबल जल्दी हो जाता है सलाइवा में, क्योंकि इसका पाउडर और लिक्विड कंटेंट तकरीबन क्लोज है या काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब है। जितना पाउडर है तकरीबन उससे ज़रा सा कम आपने लिक्विड लिया है। वर्किंग टाइम इज लेस देन जिंक फॉस्फेट क्योंकि इसमें पॉलीएक्रिलिक एसिड है, पॉलीएक्रिलिक एसिड इज थिक, वो चिपकता है, उसमें स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। आप जब इसको मिक्स करते हैं बहुत तेज़ी से हार्ड होता है, इसका वर्किंग टाइम कम है। And since it is sticky, it is messy, so it's always difficult to remove residual cement from your instruments. कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमेशा किसी सीमेंट को मिक्स करने के लिए यही 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं, स्पैचुला और ग्लास लैम्प। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सीमेंट को रिमूव करना आसान हो, उसको साफ करना आसान। It is difficult to remove the cement from your instruments. ठीक है, so this was all about zinc polycarboxylate and zinc phosphate cement. मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ। जिंक फॉस्फेट सीमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स केमिकल बॉन्ड नहीं देते,
जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स एज बेसिस, एज रेस्टोरेशंस, एज लूटिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। और जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स हैं उनको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम 2:1 की रेशो में यूज़ करते हैं, 2 पार्ट्स पाउडर एंड 1 पार्ट लिक्विड। और उसमें फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड है, विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। वो स्ट्रॉन्ग एसिड पल्प को सेंसिटिविटी कर सकता है, इसलिए हम डीप कैविटीज़ में इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हम इसे एज अ लाइनर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जिंक फॉस्फेट एक स्ट्रॉन्ग सीमेंट है, दैट्स व्हाई वी यूज़ इट as a base under amalgam restorations. As far as zinc polycarboxylate cements are concerned, इनमें ये होता है कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स जो हैं, एक तो इनकी पाउडर लिक्विड रेशो कम है, दूसरा ये दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इनका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो पॉलीक्रिलिक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इनके लिक्विड में पॉलीक्रिलिक एसिड होता है, उसका सी पार्ट आपके एनामल के सी यानी एनामल की कैल्शियम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। और इस केमिकल बॉन्ड की वजह से सीमेंट को आप अगर थोड़ा सा भी डाल दें तो वो स्टिक कर लेगा। ठीक है। प्लस फिर ये सीमेंट जो है, ये इनकी मिक्सिंग आसान होती है, आप जल्दी से इसको मिक्स कर सकते हैं, बल्क में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इनका वर्किंग टाइम कम होता है क्योंकि इनका जो लिक्विड है वो बहुत स्टिकी होता है, तो इनका वर्किंग टाइम कम होता है। ठीक है जी। प्लस अगर आप इसका मिक्सिंग टाइम देखिए, दैट इज 30 सेकेंड्स। इससे ज़्यादा अगर आप इसको मिक्स ही नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, एंड द सेटिंग टाइम इज अबाउट 5 मिनट्स। वो कहते हैं अभी जो आपने इसको मिक्स किया है और ये अभी ग्लॉसी है, तो इट्स बेटर कि आप इसको तभी पेशेंट के मुंह में लगा लें। ठीक है जी। इनकी ये सूडो प्लास्टिक सीमेंट है, प्रेस करेंगे तो फ्लो ये हो जाएंगे, अगर आप स्पैचुला हटा लेंगे तो ये थिक हो जाएंगे। फ्लो ये होने का फ़ायदा ये होता है कि स्पैचुला से जल्दी मिक्स करके उसको जल्दी से आप इसको पेशेंट के मुंह में इंसर्ट कर दें एंड देन गिव अ प्रॉपर कंट्रोल टू द फिलिंग। They are biocompatible. They do not cause any sensitivity to the pulp since they have polyacrylic acid, which is a weak acid. And they are used as luting cements, they are used as cavity liners, they are used as temporary filling materials, they are used as cementation of orthodontic bands, and they are used as base materials. So this was all about dental cements. Dental cements which are zinc based cement. अभी हम अभी रहते हैं, we are still left with the cement which is zinc oxide eugenol cement. वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो काफ़ी लेंथी है थोड़ा, उसमें 4-5 तरह की टाइप्स हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है जिंक फॉस्फेट एंड जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है, आपके सामने डिफरेंट एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट की, ल्यूटिंग है, लाइनर्स हैं, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल्स हैं, सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स एंड ब्रैकेट्स एंड बेसिस। तो व्हाट डू यू थिंक कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ में से, इन सारी यूजेस में से, क्या आपके ख्याल में जो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट है वो एक ही है जो सबके लिए इस्तेमाल होता है, और अगर वो एक नहीं है तो उसमें कहाँ डिफरेंस आता है? ठीक है, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सीमेंट जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट ल्यूटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या वही सेम बोतल या वही सेम फॉर्मुलेशन हम कैविटी लाइनर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या बेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनमें इन 5 में कोई डिफरेंस है? I've got one answer. You are right, Osama. We cannot use the same cement for all the purposes or for all the uses or for all the applications. Then what is the difference? कहाँ difference आ रहा है? ठीक है जी, where is the difference? The question is about where is the difference in the, हाँ, you are right, Osama. There is one difference in the powder liquid ratio. अच्छा मैं, there is no difference in the content. ठीक है, मैं अब आपको ये बताऊं, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, वो पूछ रही हूँ मैं आपसे। एक तो पाउडर लिक्विड रेशियो में डिफरेंस आ जाता है, और किस चीज़ में डिफरेंस आ रहा है? पाउडर लिक्विड रेशियो ज़ाहिर डिफरेंट होगी, लिक्विड ज़्यादा होगा तो कंसिस्टेंसी थिन होगी, लिक्विड कम होगा तो कंसिस्टेंसी थिक होगी। इसके अलावा एक डिफरेंस और है इसमें, नहीं हुआ, नॉट पीएच। ठीक है, इट्स नॉट पीएच क्योंकि इसमें इन सब में पॉलीएक्रिलिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, पीएच आप ये कह सकते हैं, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट और जिंक फॉस्फेट सीमेंट में क्या फ़र्क है या उनके लिक्विड में क्या फ़र्क है, तो उनका फ़र्क उनका
उनके पीएच में है, ठीक है, क्योंकि पॉली कार्बोक्सिलेट का जो लिक्विड है वो लेस एसिडिक है और जिंक फॉस्फेट का जो लिक्विड है इट इज मोर एसिडिक। उसामा, सेकंड पॉइंट इज मॉलिक्यूल साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ल्यूटिन के जो पार्टिकल साइज हैं, लाइनर्स के जो पार्टिकल साइज हैं वो कम होता है, ठीक है। ये थिन कंसिस्टेंसी में इनको मिक्स किया जाता है, इसमें लिक्विड ज़्यादा डाला जाता है, ठीक है। जो फिलिंग मटेरियल्स हैं, जो ऑर्थोडोंटिक बैंड्स को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो एज बेसिस इस्तेमाल होते हैं, उनका पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनमें लिक्विड भी आप कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। वी आर डन विद टुडेज लेक्चर्स कंटेंट। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछिए, इस चीज़ को यहाँ से क्लियर कर लें क्योंकि आगे और मुश्किल सीमेंट्स आने वाले हैं। आगे हमारे पास एक ग्लास आइनोमर सीमेंट है जो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कॉम्प्लेक्स है लेकिन वेरी लेंथी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डेंटल सीमेंट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लास, क्वेश्चंस? We have a question right now. विस्को इलास्टिसिटी में इसका डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि इसको हम जब स्पैचुला से इसको मिक्स करते हैं तो प्रेस करने की वजह से ये थोड़ा फ्लोई हो जाता है, फ्लोई हो जाता है, थोड़ी सी पेस्ट फॉर्म में आ जाता है। जब वो पेस्ट फॉर्म में हो जाता है तो फिर उसको पेशेंट के मुंह में लगाना और उसको अटैच करना, इंसर्ट करना, उसको फॉर्म या शेप देना आसान हो जाता है, ठीक है जी। अगर ये विस्को इलास्टिक नहीं होगा तो हम इसको मिक्स नहीं कर सकेंगे। वो कहे कि आप इसको जैसे मिक्स करेंगे फ़ौरन से थिक हो जाएगा, जब ये थिक हो जाएगा तो फिर आप ज़ाहिर पेशेंट के मुंह में इसको डाल के उसको नहीं। हाँ, वर्किंग टाइम शॉर्ट होता है, दिस इज डिसएडवांटेज। मैंने कहा ना, इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स कि एक ही चीज़ एडवांटेज है और उसी का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो डिसएडवांटेज बन जाता है। इट हैपन्स एवरीवेयर इन डेंटल मटीरियल्स, यू आर राइट। शॉर्ट वर्किंग टाइम इज इट्स डिसएडवांटेज। आई एम रियली ग्लैड कि उमैद ने इस कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट किया है कि विस्को इलास्टिक है लेकिन साथ के साथ शॉर्ट वर्किंग टाइम है। इसका ये मतलब है कि आप स्पेचुलेशन तेज़ी से करें, इसमें कैल्सिनेशन नहीं हो रही, इसमें क्रिस्टल्स के ब्रेक होने का खतरा नहीं है, तो आप तेज़ी से उसको स्पेचुलेशन करें, तेज़ तेज़ उसको मिक्स करें स्पैचुला से ताकि वो फ्लोई रहे और फ़ौरन मिक्स करते ही उसको पेशेंट के मुंह में डाल दें। अगर आप स्पेचुलेशन रोकेंगे तो ये वहीं हार्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉलीएक्रिलिक एसिड है, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत थिक है और बहुत वो स्टिकी होता है। दैट्स द रीज़न कि बहुत तेज़ी से जो हैं ये पॉलीमर चेन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और क्रॉस लिंक होना शुरू हो जाती है। पॉलीमर चेन एक बनती है, वो दूसरी चेन के साथ क्रॉस लिंक होती है, इस तरह से मटेरियल हार्ड होना शुरू होता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? बेटा, लाइनर्स और बेसिस में डिफरेंस ये है कि लाइनर्स जो हैं वो पल्प के ज़्यादा करीब होते हैं, ज़्यादा डीप कैविटीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई बहुत डीप कैविटी, सपोज 4 मिलीमीटर आपको वैसे तो छोटा लग रहा होगा लेकिन अगर आप दांत के हिसाब से देखें तो 4 मिलीमीटर आपके इनेमल से पल्प तक जाए तो आप पल्प के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है कि जो ऐसी कैविटीज़ होती है जो बहुत डीप है उनमें पहले लाइनर लगा दिया जाता है, ठीक है। लाइनर जो है वो थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी देते हैं, उसमें से कोई एंटीबायोटिक होती है बाज़ दफ़ा, या कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है, ये मैन्युफैक्चरर्स ऐड करते हैं। लाइनर्स नीचे लगते हैं, लाइनर्स थिन कंसिस्टेंसी में होते हैं और 0.5 माइक्रोमीटर की थिकनेस में, 0.5 मिलीमीटर की थिकनेस में लगते हैं, बहुत थिन लगाई जाती है और इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। बहुत डीप कैविटी है तो फिर लाइनर के ऊपर बेस लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि लाइनर ने थेरेपेटिक इफेक्ट भी देना है और इंसुलेशन भी देनी है, बेस ने सिर्फ इंसुलेशन देनी है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के लिए आपको बाज़ दफ़ा दोनों भी लगानी पड़ती है। बेसिस जो है दे आर थिक, bases they are thick, the particle size of base is more than the cavity liner, ठीक है, और बेसिस जो है वो थर्मल इंसुलेशन देती है, ठीक है। इन दोनों का काम थर्मल इंसुलेशन है, मगर लाइनर साथ के साथ इसमें थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी है, इसमें कोई मेडिकेमेंट्स भी ऐड होते हैं बाज़ जो पल्प की इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं या ख़त्म करते हैं, ठीक है। प्लस ये कि जो लाइनर्स हैं वो सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं, रेपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन को, रिपेयर के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। बेस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, बेस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इट्स ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइनर। जी, और कुछ ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है नेक्स्ट वीक में, लाइनर्स, बेसिस
इंटरमीडिएट रेस्टोरेशंस और वार्निश। ये आप जब खुद लिखेंगे ना, लिखते लिखते आपको उसका डिफरेंस याद हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यूज में आता है। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। बेटा फ्लोराइड आयंस के दो काम है। फ्लोराइड आयंस, एक तो आपका जो सीमेंट है ना उसको फ्लोई बनाता है, उसका फ्लो अच्छा हो जाता है जब उसको मिक्स करते हैं। मैन्युफैक्चरर भी जब उसको बना रहा होता है, उसको हीट कर रहा होता है, तो फ्लोराइड की वजह से आप जो सीमेंट है ना उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। फ्लोराइड का दूसरा, फ्लोराइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। फ्लोराइड डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दे आर फ्री आयंस एंड दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सीमेंट। एक दफ़ा जब सीमेंट हार्ड हो जाता है तो पेशेंट के मुंह में थोड़ी थोड़ी जो क्वांटिटी है फ्लोराइड की रिलीज होती रहती है। इस रिलीज फ्लोराइड की वजह से आपको एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट मिलता रहता है। जो एनामल थोड़ा थोड़ा डीमिनरलाइज होता था प्लाक की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वो रीमिनरलाइज होता जाता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट या जिंक फॉस्फेट से जो फ्लोराइड रिलीज होता है वो बहुत कम होता है। वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हम कह दें कि किसी पेशेंट के मुंह में जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट फिलिंग है तो उसके किसी और दांत में अब रिलीज नहीं है। बहुत मिनिमल फ्लोराइड रिलीज होता है, मगर बहरहाल होता है। जी, ये फ्लोराइड की वजह से एंटी कैरियोजेनिक है, ठीक है। फ्लोराइड में अगर आप देखें तो इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, एंटी कैरियोजेनिक भी है और इसके साथ लिखा हुआ है कि ये मैनिपुलेशन को आसान करता है, क्योंकि फ्लोराइड की वजह से ये फ्लोई बन जाता है, इसको पेस्ट बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ खास बच्चे हमेशा देखती हूँ। आई ऑलवेज सी उमैर, उसामा, सीरत, कल मैंने रमज़ा को देखा था, एक दो बच्चे और हैं, बस वही हमेशा एक्टिव होते हैं, बाकी सारे लगता है सो रहे होते हैं। अगर बाकी सारे बच्चे सो रहे हो तो दे शुड एटलीस्ट टेक गुड नैप और गुड स्लीप बिफोर देयर लेक्चर, क्योंकि ये कि आपका अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम 1/3 आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, उस तक आ गए हैं। 1/3 से बल्कि ज़्यादा हम चले गए हैं। आप ये समझिए कि अब आपका शायद 1/3 बच गया हुआ है, तकरीबन 2/3 हम उसके बिल्कुल करीब आ गए हैं। यू शुड बी अटेंटिव नाउ, फोकस्ड होना चाहिए। हम तो 3-3 लेक्चर्स में आपको देख के चीज़ ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ये कि अगर वो आप चैप्टर खोलें तो बड़ा ह्यूज चैप्टर है किताब में, उसको याद करने के लिए आपको कम अज़ कम 10 दिन चाहिए, और कम अज़ कम 18 से 20 टॉपिक्स हैं, 18 से 20 चैप्टर्स हैं आपके, उन चैप्टर्स में डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो ये कि यू शुड स्टार्ट पेइंग अटेंशन राइट नाउ। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, so this was all about the lecture of dental cements. If you have any question you can ask me through Umaid's WhatsApp. कोई कंसर्न है आपका तो आप मुझे बता सकते हैं, और we are going to have our next lecture. अच्छा उसामा, असाइनमेंट आप लोगों ने आज जमा करानी है, आज आप उमैद को दे दें, ऊपर टाइटल डालें सेकंड असाइनमेंट डेंटल मटीरियल्स, उसके टॉपिक डालिए प्रोस्थेसिस, डेफिनेशन ऑफ प्रोस्थेसिस, ठीक है। और उसमें वो 5 लिख के उनकी डेफिनेशंस लिख के वो पिक्चर लिख के आप हैंड रिटन उमैद को सेंड कर दें। आज मुझे मिल जानी चाहिए। 8-9 बच्चों की अब तक मेरे पास आई है, हम लिस्ट कंपाइल कर लेंगे, वो मुझे ज़रूर चाहिए। और अपनी असाइनमेंट्स को हमेशा एक फ़ाइल में रखें। हम जब कॉलेज आएंगे तो सबसे पहले आपकी लॉग बुक्स के साथ साथ हम असाइनमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम अस टुडे। आई टेक योर नेक्स्ट लेक्चर ऑन वेंसडे नाउ। मंडे का लेक्चर आपका डॉक्टर महविश लेंगी इंशाल्लाह, और आई टेक योर लेक्चर इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है जी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।